Good afternoon, students. In this video, we discuss about the next paragraph of this chapter. In previous videos, I taught you about the summary of this chapter and explanation of this chapter, but it is not completed. So let's start today's explanation at the page number 82 and paragraph quite a number of food items we use today. From today, I shall teach you in this chapter, but before it, I explain once again about the past history of the living palate. In this chapter, I told about you the history of food, the styles that are changed in modern age, but in ancient time, food cooking is नॉट सो इन फैशन। कहने का मीन्स ये है कि पुराने समय में जो हमारी कुकिंग स्टाइल थी वो ज़्यादा फेमस नहीं थी, लोगों को कुकिंग स्टाइल्स के बारे में नहीं पता था। इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, प्राचीन काल में लोग खाने को कच्चा ही खाते थे, ना तो उसमें उनका कोई फ्लेवर होता था, ना ही उसमें स्पाइसेस मसाले डालते थे और ना ही उन्हें इनकी नॉलेज थी। बट एज द टाइम इज़ चेंज, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बदलता गया, कुकिंग स्टाइल भी चेंज होती गई और लोग कुकिंग स्टाइल को, मतलब खाने को अलग अलग तरीके से इन डिफरेंट वेज बनाना सीखते गए। मिडल एज में उन्होंने फूड को रोस्टिंग करके, बॉयलिंग, बेकिंग, स्टीमिंग करके खाना सीखा और धीरे धीरे बात किचन तक पहुंच गई और मास्टर शेफ़ और हर तरीके से खाने को अलग अलग डिफरेंट काइंड्स में बनाया जाने लगा। सो लेट्स टुडेज टॉपिक एंड स्टार्ट द रीडिंग। Quite a number of food items we use today actually have their roots far away. For example, tomatoes are used extensively in Mediterranean cuisines today. यहाँ पर बताया गया है कि क्वाइट अ नंबर ऑफ फूड आइटम्स वी यूज टुडे एक्चुअली हैव देयर रूट्स फार अवे। जो राइटर हैं यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे फूड हैं जिनके बारे में हमें पहले नॉलेज भी नहीं थी, हम जानते ही नहीं थे कि ये भी हमारी कुकिंग में ऐड किए जाते हैं। बट अंटिल देयर कॉन्टैक्ट विद अमेरिकन्स, यूरोपियंस हैड नेवर ट्राइड टोमेटोज़। यहाँ तक कि ये बताया जाता है कि अमेरिका में और यूरोप में टोमेटोज़ को कभी भी ट्राई नहीं किया गया। मतलब अमेरिका और यूरोप में और अमेरिका में कोई जानता ही नहीं था कि टोमेटोज़ को भी कुकिंग में यूज़ किया जाता है। मोस्ट यूरोपियंस थॉट टोमेटोज़ वर पॉइजनस। मोस्टली, मतलब ज़्यादातर, अधिकांश यूरोपियन ऐसा सोचते थे कि टोमेटोज़ में क्या होता है, पॉइजन होती है। बाय द लेट 1600s टोमेटोज़ वर एवरीवेयर। लेकिन 1600 शताब्दी तक जो टमाटर है वो हर जगह पाया जाने लगा। डोंट फॉरगेट द केचप। केचप को मत भूलिए क्योंकि आप टोमेटो सॉस जो है हर फूड के साथ यूज़ करते हैं। दे से नॉट वन कप ऑफ कॉफ़ी एक्साइटेड एनीवेयर बट इन एथियोपिया और अरेबिया till the 1600s when an Indian pilgrim Baba Budan left Mecca with fertile beans tucked into his sash. Baba's beans are now famous as the filter coffee, the cappuccino, the latte, and the espresso, etc. In this paragraph, the writer told about coffee. बताया जाता है कि कॉफ़ी के बारे में पहले किसी को नॉलेज ही नहीं थी कि कॉफ़ी क्या होती है। बट अब हम सभी कॉफ़ी को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ ड्रिंक करते हैं, लेते हैं। तो बताया जाता है कॉफ़ी की हिस्ट्री के बारे में कि एक भारतीय यात्री थे, तीर्थ यात्री थे, उनका नेम था बाबा बूदान। वो मक्का गए हुए थे और वहाँ से क्या ले आए बेटा, बीज ले आए, उसके बीन्स ले आए और उन्होंने यहाँ के उनको रोप कर दिया, जिससे वो बीन्स अब किस में फेमस हो गए, कॉफ़ी में फेमस हो गए और इस कॉफ़ी को हम कई नामों से जानने लगे।
फ़िल्टर कॉफ़ी आप जानते ही हैं, मतलब कॉफ़ी बनाकर जो छानकर आपको तैयार की जाती है, फ़िल्टर करके दी जाती है। कैपुचिनो, ये भी एक क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है जो हॉट मिल्क में डालकर बनाई जाती है। द लेट, ये जो कॉफ़ी है ये इटालियन वर्ड है, इटली से इसका जो ऑरिजिनेट प्लेस है वो इटली से है। एंड द एस्प्रेसो एक्सेट्रा, जो एस्प्रेसो कॉफ़ी है वो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है और इन कलर कैसी होती है, ब्लैक होती है। A native of Central and South America, cocoa played an important role in many ancient South American culture. In its earliest form, the Mayans used cocoa as a ritual beverage in ceremonies. Once again, the explorers of the Middle Age went to work. Cocoa soon became the favorite of all. यहाँ पर in this paragraph, the writer told about कोकोआ कॉफ़ी किस सेंट्रल और साउथ अमेरिका में कोकोआ जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया इसने, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस होगी, अमेरिकन कल्चर में इसको जाना जाने लगा। इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्म द मेयान्स यूज कोकोआ एज अ रिचुअल वर्वेज इन सेरेमनीज, मतलब वहाँ पर जो एक पारंपरिक जो सेरेमनीज सेलिब्रेट की जाती थी वहाँ पर भी इसका क्या करने लगे, यूज़ करने लगे। Once again, the explorers of Middle Age went to work. Cocoa soon became the favorite of all. इस तरीके से कोकोआ जो है वो सबकी क्या बन गई, फेवरेट बन गई। कोकोआ बेटा आप भी यूज़ करते हैं, जिनसे आप चॉकलेट खाते हैं, ये कोकोआ से ही बनता है। चॉकलेट बार आता है, कई चीज़ें आती हैं जो कोकोआ से बनी होती हैं। द ग्रीक हैड अ नेम फॉर कोकोआ, जो ग्रीक के रहने वाले थे उन्होंने कोकोआ को एक नेम दिया, नेम था थियोब्रोमा। ये लिटरली वर्ड है फूड ऑफ द गॉड्स, और इसको किसका भोजन माना जाता था, ईश्वर का। एंड सो इट इज़। वी हैव द इनका इंडियंस ऑफ पेरू टू थैंक फॉर द डिलाइटफुल वेजिटेबल पोटैटो। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, जिसे हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सब्जी में खाते हैं, पोटैटो की। द हम्बल पोटैटो हैज़ बीन अराउंड फॉर अराउंड 10,000 ईयर्स, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पोटैटो है वो लगभग 10 साल के बीच में ही हमारे पास आए, मतलब हम इसके बारे में जानने लगे हैं। फ्रॉम द एंशियंट सॉइल्स ऑफ पेरू टू अवर प्लेट्स टुडे, मतलब इसका जो एंशियंट सॉइल्स, जो इसकी पुरानी मिट्टी मानी जाती है, जो इसका ऑरिजिनेट प्लेस माना जाता है, वो कहाँ से माना जाता है बेटा, पेरू से। द हम्बल पोटैटोज हैज़ हैड an incredible journey that started with 16th century Spanish invention of South America। और बेटा यहाँ बताया जाता है कि जो इसकी यात्रा शुरू हुई पोटैटो की, मतलब इसको जाना जाने लगा, यात्रा से मीन्स वो नहीं कि वो ट्रेन से यात्रा करके आया, मीन्स ये है कि जब से हम पोटैटो को जानने लगे तो 16th सेंचुरी से ये नॉलेज में आया पोटैटो, आलू जो है, और इसका जो इन्वेशन जो है स्पेनिश में माना गया साउथ अमेरिका में। Legend has it that somewhere around 400 years ago in southwest China, Chinese Emperor Shen Nong stumbled on a brew। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4000 वर्ष पहले की बात है कि चाइना में वहाँ के एम्परर थे शेन नोंग, वो एक बार ठोकर खा गए ऑन अ ब्रू दैट इज़ नाउ द फेमस चाय, जिसे आजकल हम फेमस चाय के नेम से जानते हैं। वाइल बॉइलिंग वाटर इन द गार्डन, क्या हो रहा था कि जबकि पानी गर्म हो रहा था गार्डन में, लीफ फ्रॉम एन ओवर हैंगिंग वाइल्ड बुश ड्रिफ्टेड इनटू हिज पॉट। तभी क्या हुआ कि ऊपर से कोई पेड़ था, वहाँ से मतलब जब उन्हें ठोकर लगी तो उससे हिला, जो चाय का जो पेड़ होता है वो हिला, तो उससे जो पत्ती थी वो पानी में जाकर गिर गई, पॉट में जाकर, और जिससे क्या हुआ, द एम्परर वॉज डिलाइटेड विद द फ्लेवर एंड टुक टू ड्रिंकिंग टी। जब वो पत्ती, जब चाय की पत्ती बेटा पानी में गिरी बॉइलिंग वाटर में, तो जो पानी का जो कलर था वो चेंज हो गया तो उसमें क्या आ गया, फ्लेवर आ गया, और जो फ्लेवर आया पानी का उसको जब एम्परर ने पिया तो उन्हें पीकर बहुत खुशी मिली। द एम्परर वॉज डिलाइटेड विद द फ्लेवर एंड टुक टू ड्रिंक टी। टी केम टू एज, अब तो टी क्या आ गई, प्रचलन में आ गई।
Much later, around the 6th century, the tea chest started on its travel soon after. मतलब टी को मतलब चाय को जो जानने जाने लगा वो 6th सेंचुरी से स्टार्ट किया गया. इट्स ट्रेवल सून आफ्टर फर्स्ट टू जापान. सबसे पहले इसके जो मतलब इसका ऑरिजिनेट प्लेस माना गया वो जापान चाइना से इसको जाना एम्परर ने, फिर ये जापान एंड देन टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और उसके बाद पूरे संसार में 16th सेंचुरी तक इसको जाना जाने लगा. टी इज़ द सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक इन द वर्ल्ड. संसार में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला जो कंज्यूम ड्रिंक है वो क्या है? चाय है. सेकंड नंबर पे आता है ये, नेक्स्ट टू वाटर. किसके बाद? पानी के बाद. द इंटेंस इंटरेस्ट इन डिफरेंट ब्लेंड्स एंड ब्रूज एंड फ्लेवर एंड एरोमाज हैव मेड टी अ सेंसरी एंड कल्चरल एक्सपीरियंस अ मोस्ट डू फॉर टूरिस्ट इन द लैंड ऑफ टीज चाइना एंड जापान. मतलब यहाँ बता रहे हैं राइटर कि अलग अलग फ्लेवर में टी को जाना जाने लगा और हर कल्चर में इसको पसंद किया जाने लगा, और इसका जो ट्री लैंड माना जाता है वो चाइना और जापान को माना जाता है. द लिस्ट गोज ऑन विद पेंट्रीज ओवरफ्लोइंग विद अ फैसिनेटिंग रेंज ऑफ कुकिंग ingredients as years rolled by. The culinary adventures of the rich and poor kitchens gave rise to cuisines. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया कुकिंग में जो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता था, कुकिंग के लिए जो सामग्री यूज़ की जाती थी उसमें काफ़ी बदलाव आने लगे. अब तो किचन चाहे वो रिच की हो या पुअर की हो, सभी में कुकिंग स्टाइल क्या होने लगी? बढ़ने लगी. कुकिंग स्टाइल को डिफरेंट उसमें चेंजिंग आने लगी, अलग अलग तरीके से चेंजिंग आने लगी. क्विसेंस बोलते हैं बेटा कुकिंग स्टाइल को. बट गैस्ट्रोनॉमी इज़ अ जर्नी, लेकिन गैस्ट्रोनॉमी को एक यात्रा के नेम से जाना गया. एंड फूड स्टिल हैज़ माइल्स टू गो, सो स्टीम अहेड. गैस्ट्रोनॉमी जो है बेटा वो है नेम ऑफ कुकिंग, साइंस नेम ऑफ कुकिंग. मतलब जो कुकिंग का साइंस नेम है उसे गैस्ट्रोनॉमी के नेम से जाना जाता है. एज फूड मूव्ड फ्रॉम द हार्ट्स एट होम टू बिजनेस हाउसेस. अब जब खाने को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ कहाँ से मतलब घर से बिजनेस के लिए फॉरवर्ड किया गया, मतलब उसे आगे ले जाया गया. न्यू कॉन्सेप्ट्स केम इनटू बीइंग. तो इसमें नए नए चेंजिंग आने लगी, नए नए कॉन्सेप्ट तैयार होने लगे इसको खाने को बनाने के लिए. क्यूशंस बिकेम सो इम्पोर्टेंट. कुकिंग स्टाइल जो है वो इतनी महत्वपूर्ण हो गई दैट स्कूल वर एस्टेब्लिश दैट ट्रेंड शेफ्स इन द आर्ट ऑफ कुकिंग. यहाँ मतलब कुकिंग में इतना इंटरेस्ट हो गया लोगों को कि इस इंटरेस्ट को देखते हुए कुकिंग के लिए स्कूल्स भी एस्टेब्लिश किए गए जिसमें क्या सिखाया गया? कुकिंग सिखाई गई. और वहीं पर कुकिंग सीखकर लोग क्या बने? मास्टर शेफ़ बने, शेफ़ बने. जो शेफ़ होटल में वर्क करते हैं, अदर प्लेसेस पर वर्क करते हैं, जिनके बने हुए हाथ का खाना बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खाते हैं. तो कुकिंग को सीखने के लिए स्कूल्स भी खोले गए, इंस्टीट्यूशंस खोले गए जहाँ पर कुकिंग सिखाई जाती थी. Dining in was good with plenty of hearty home style comfort food, but life was changing. मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि खाना खाना बहुत अच्छी बात थी, with plenty of hearty home style comfort food, और घर पे बना हुआ, घर का बना हुआ खाना भी बहुत अधिक पसंद किया जाता है और वो कंफर्टेबल भी था, मतलब आरामदायक भी था. बट लाइफ वाज चेंजिंग, लेकिन जीवन में क्या हो रही थी? चेंजिंग हो रही थी. सोशलाइजिंग एंड गैदरिंग्स एट होम वाज डन एक्सेसिवली. मतलब अब जब लाइफ स्टाइल चेंज हो रही थी तो घरों में हर फंक्शन पर सामाजिक रूप से लोगों का आना और इकट्ठा होना काफ़ी फेमस हो गया. मतलब कोई भी छोटा सा फंक्शन है या कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है, कोई बड़ा ओकेज़न होने जा रहा है, तो सभी लोगों को जिनको हम लोग जानते हैं, जिनसे हम फैमिलियर हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है. और जब इनविटेशन पहुंचता है तो सब लोग सोसाइटी में क्या होते हैं? गैदर होते हैं. अब जब गैदर होंगे तो सब लोग एक साथ बैठकर खाएंगे भी और पिएंगे भी. एंड इट वॉज टाइम फॉर अ चेंज. और यही समय था चेंजिंग का. डाइनिंग आउट वॉज द आंसर. रेस्टोरेंट्स ओपन देयर डोर्स इन पेरिस. और इस तरीके से होटल भी खुले. मतलब जब लोग बैठेंगे
थोड़ी देर साथ बैठेंगे तो कुछ खाएंगे भी, तो फिर वो एक ऐसे स्थान की तलाश करेंगे जहाँ बैठकर वो बात भी कर सकें और खा भी सकें। इन द मिड 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के मिडिल में ही, बीच में ही पेरिस में होटल और रेस्टोरेंट्स खुलने लगे। एंड इट मार्क द स्टार्ट ऑफ न्यू कल्चर, और इस तरीके से नई संस्कृति का विकास हुआ। फाइन एंड कैजुअल डाइनर्स, शेफ्स, बिस्ट्रोज एंड फूड ट्रक्स, फूड ऑन द गो फॉर द मेन इन अ हरी, takeouts for the family, watching the Sunday TV shows, there was something for everyone। अब फूड सर्व तो किया जाता था, लेकिन फूड की भी वैराइटीज़ बढ़ गई। कुछ ऐसे फूड भी प्रिपेयर होने लगे जिन्हें हम जल्दबाजी में, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में हम, तो वो जल्दी में भी हम खा सकते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर करने में और खाने में, मतलब प्रिपेयर एंड ईट दोनों के लिए बहुत ही ईजी वे से बन जाते हैं, बहुत आसानी से। जैसे कि फ़ास्ट फूड जो होते हैं उनको हम बहुत जल्दी अपना खा भी लेते हैं और बना भी लेते हैं। इस तरीके से हमारा कल्चर भी चेंज हुआ। हम लोग जब बाहर टेकआउट्स, मतलब बाहर अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, वॉचिंग द संडे टीवी शोज़, संडे को जब हम अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, तो देयर वाज समथिंग फॉर एवरीवन, तो कुछ ना कुछ मार्केट्स में हम सब के लिए होता है। ऑल दैट टू इज़ ओल्ड न्यूज़, ये सब तो पुरानी न्यूज़ थी। सो व्हाट ऑन माई प्लेट नाउ, अब मतलब यहाँ पर कहा जाता है ना, जब सब लोग साथ बैठे हैं तो चलो ये तो छोड़ो, ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब ये बताओ खाने में आप क्या पसंद करेंगे। प्लेट नाउ से मतलब अब आप खाने में क्या लेंगे। फूड इज़ लाइफ, फूड तो जीवन बन गया। एंड सो वी कॉन्स्टेंटली सीक टू इम्प्रूव द वे वी कुक, और इंस्टेंटली मीन्स इम्प्रूव, कि अब हम कुकिंग स्टाइल में क्या करने लगे, इम्प्रूव करने लगे और तरीके ढूंढने लगे किस तरीके से खाने को अलग अलग तरीके से बनाया जाए और इसको टेस्टी किया जाए। स्टोर एंड ईट आवर फूड, अब तो खाने को बनाकर रखा भी जाने लगा, स्टोर किया जाने लगा। कॉन्वेंस फूड लाइक कैंड फूड्स, फ्रोजन फूड्स, कॉन्वेंस फूड भी तैयार होने लगे। कैंड फूड्स एंड फ्रोजन फूड्स, टीवी डिनर्स, फ्रोजन मील्स वर वंस thought to be brilliant innovations in society that did not have time to cook, मतलब ऐसे खाने, कॉन्वेंस फूड, कैनल फूड एंड फ्रोजन फूड्स, ऐसे खाने जिन्हें बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, बहुत ही कम समय में वो तैयार हो जाते हैं, और सर्व करने में और खाने में दोनों में क्या होता है, ईजीनेस रहती है उसमें। जैसे कि चॉकलेट्स हैं, स्नैक्स हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब किस में आते हैं, कॉन्वेंस फूड्स में आते हैं। सिटीज़ लेट नाइट्स एट वर्क, शहरों में जो रात तक वर्क करते हैं। एंड रश आवर ट्रैफिक एट अवे हाफ ऑफ एंड द पेस द डे, मतलब लेट नाइट तक वर्क करते हैं, दिन में रुककर काफ़ी देर तक वर्क करते हैं, तो लोग ऐसे खाने को लेना पसंद करने लगे। पीपल स्टार्टेड लिविंग ऑन प्रोसीडेड फूड और अ फ्रोजन मील, इट वॉज ईजी एंड ऑल यू हैड टू डू वॉज गिव इट अ क्विक वार्म ऑन द स्टोव, एंड इफ even that was too much time the handy microwave did it in a jiffy। बेटा जब इस फूड का ऑर्डर किया जाने लगा तो होटल और रेस्टोरेंट में या जहाँ पर भी अवेलेबल होता था वहाँ बहुत आसानी रहती थी, या तो माइक्रोवेव में या फिर स्टोव पर इसको इजीली क्या किया सकता था, वार्म किया जा सकता था। नॉट सो नाउ फूड साइंटिस्ट एंड डाइटिशियंस से preserved food losses its nutrients, मतलब अब जो फूड साइंटिस्ट थे, मतलब भोजन विशेषज्ञ थे, और डाइटिशियंस थे, मतलब डाइट के लिए बोलते हैं ना कि खाना ज़्यादा हो रहा है, कम कीजिए उसको, तो जो विशेषज्ञ थे खाने के बारे में बताने वाले, वो कहने लगे कि अब हमें अपने जो अब हम खाना खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्या हो रही है, कमी हो रही है। एंड माइक्रोवेव्स एंड केमिकल एडिटिव्स आर हार्मफुल, और माइक्रोवेव्स पर और उसमें जो केमिकल एडिटिव्स, मतलब जो उसमें स्पाइसेस वगैरह डाले जा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, काफ़ी हार्मफुल है, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। डैट इज़ नॉट ऑल फूड कंपनीज एंड फास्ट फूड चेन्स आर इन कॉम्पिटिशन। अब क्या हुआ कि फूड कंपनी और फास्ट फूड की जो चेन बनी हुई थी सोसाइटी में, अभी भी बनी हुई थी क्या, अभी भी है, लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ऐसे फूड को, ये किस में आ गए, कंपटीशन में आ गए।
and their best bet to sell more is to add flavors in prepared foods which is quite different from the natural flavor। और उनमें ये शर्त लग गई, मतलब एक दूसरे के कंपटीशन में फूड कंपनीज और जो फास्ट फूड बनाते हैं उनके बीच में कि कौन सा खाना ज़्यादा टेस्टी, और उनमें अलग अलग तरीके के स्पाइसेस ऐड किए जाने लगे और जो नेचुरल जो उसका टेस्ट था उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गए, फ्लेवर से बिल्कुल डिफरेंट हो गए। बटर पिज़्ज़ा स्लैटर्ड विद चीज़। अब जो बटर है, बटर जो पिज़्ज़ा आपको सर्व किया था उसमें स्लैटर्ड बोलते हैं बेटा कोटेड, मतलब उसमें बटर का कोट लगाना। विद चीज़ डीप फ्राइड स्नैक्स एक्सेट्रा आर ईजी टू ईट बट नॉट सो ईजी ऑन हेल्थ। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि ये सारे जो फास्ट फूड्स जिनको हम कंज्यूम करते हैं ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और खाने में क्या होते हैं, ईजी भी होते हैं, बट इनका हमारी हेल्थ पर जो असर होता है वो अच्छा नहीं होता। सो फॉर सम इट्स बैक टू बेसिक्स। यहाँ पर राइटर कह रहा है इसलिए हमें अपने बेसिक्स पर लौटना होगा, मीन्स हमें अपने पुराने खाने के लिए वापस जाना होगा। फास्ट फूड हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। फॉर 90% ऑफ आवर टाइम ऑन अर्थ, हमारा मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 95% ऑफ आवर टाइम ऑन अर्थ, पृथ्वी पर हमारा 95% टाइम क्या होता है, व्यतीत होता है। वी ह्यूमन्स हैव सर्वाइव्ड बाई फॉरेजिंग। फॉरेजिंग किसे बोलते हैं बेटा, सर्चिंग फॉर फूड, मतलब हम हर समय खाने की तलाश में रहते हैं। वी हैव गैदर्ड एंड हंटेड आवर फूड फॉर ईयर्स। बरसों से इन एंशिएंट टाइम, फ्रॉम एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से ही हमारी हैबिट रही है खाने के लिए हंटिंग करना, शिकार करना। सो न्यू ट्रेंड इज़ गोइंग बैक टू लोकल फ्रेशली ग्रोन फूड्स, द मॉडर्न वर्जन ऑफ फॉरेजिंग। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि इसलिए हमें अपने बेसिक्स के लिए पीछे लौट जाना चाहिए, मतलब हमें अपनी जो ओल्ड स्टाइल है खाने की उसको अपना लेना चाहिए और हमें फास्ट फूड से क्या कर लेना चाहिए, थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। देयर आर अदर्स हु सेज स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एथिकल एंड अनएथिकल फूड, मूव बियॉन्ड वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में से क्या चूज़ करना है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड द एनवायरनमेंट। गो वेगान, मतलब बोला जा रहा है कि अब हमें किसके बेनिफिट्स के लिए, ह्यूमन्स के बेनिफिट्स, मतलब मानव बेनिफिट के लिए, जानवरों के बेनिफिट के लिए और एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए अपने शुद्ध भोजन को ही अपनाना चाहिए। दे हैव पावरफुल आर्गूमेंट टू, उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट भी किए हैं। हाउ एंड वॉट वी ईट स्पीक्स लॉट अबाउट अस एज अ पीपल, द फूड ऑन आवर टेबल नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स अ रिच कल्चर हिस्ट्री। यहाँ पर यह भी बताया गया है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हमारी टेबल पर जब हमें फूड सर्व किया जाता है तो जो फूड हमें सर्व किया जा रहा है उससे हमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि वो फूड जो है वो कल्चरल हिस्ट्री से है, बट आल्सो वर करेंट वैल्यूज़ एंड द फिज़िकल स्टेट ऑफ हेल्थ, या फिर वो हमारी फिज़िकल स्टेटस, हमारे फिज़िकल स्टेट के लिए, मतलब हमारे शरीर के लिए कितना रिच है, कितना स्वास्थ्य के लिए असरदार है, हमारे स्वास्थ्य के लिए उसका क्या बेनिफिट है। टेल मी व्हाट यू ईट एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। मुझे बताओ आप क्या खाएंगे और मैं बताता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। जैन एंथिलिम ब्रिलियंट सेवरिन का ये कहना है। हैव यू एवर नोटिस द मेन्यू कार्ड्स एट रेस्टोरेंट्स, क्या आपने कभी जो मेन्यू कार्ड्स होते हैं रेस्टोरेंट्स में उन पर ध्यान दिया है। एंड द फूड ऑन एयरलाइंस स्पोर्टिंग लेबल्स लाइक दीज, या फिर एयरलाइंस पर या स्पोर्टिंग लेबल्स पर आपने कभी फूड पर जो मेन्यू होता है रेस्टोरेंट्स में या एयरलाइंस पर वहाँ कभी ध्यान दिया है। जीन एंथिलिम इज़ राइट इजंट ही, जीन एंथिलिम सही हैं, क्या वो नहीं है। लुकिंग अहेड, आगे देखिए, वन वंडर्स, और भी आश्चर्य है। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड, हमारा भविष्य कितना ब्राइट है, हमारा भविष्य कहाँ ले जाएगा। फ्रॉम कॉफ़ी इन्फ्यूज्ड chewels to lab grown foods, the food in our labs today are shaping the kitchens of tomorrow। जो फूड अभी हम लैब में ले रहे हैं वही हमारे किचन में कल जाएगा, मतलब वहाँ पर सर्व किया जाएगा, कुक किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड मनी एंड एनवायरनमेंट वाइज, मतलब यहाँ तक कि ये हमारी जो फूड की जो प्रोड्यूसिंग फूड है उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही हैं। एथिक्स एंड हेल्थ चॉइसेस आर ऑल कॉलिंग आउट फॉर आंसर्स, और हमारी जो हेल्थ पर असर पड़ रहा है
वो सभी हमसे आंसर मांग रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं कि अब हमें कैसा फूड चॉइस करना चाहिए, कैसे फूड की तरफ हमें जाना चाहिए। विल इंजीनियर्ड फूड्स बी द आंसर्स? अ फीचर ऑफ लैब ग्रोन स्टिक्स, yeast, brewed milk, meat-like proteins, substitutes, and animal-free eggs and dairy products no longer seem science fiction. Many ideas will flop, but other will take a firm hold in our markets and homes. यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ आए कि हमें इस तरीके से सर्व करना है, इस तरीके से खाना है, ये खाना कंज्यूम करना है, बट इन लास्ट बहुत सारे आइडियाज़ आए लेकिन सभी फ्लॉप होंगे। बट अदर विल टेक अ फर्म होल्ड, लेकिन हमें एक दिन तो क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा इन आवर मार्केट्स एंड होम्स, अपने सोसाइटी के लिए और अपने घरों के लिए, कि हमें इस तरीके के जो फूड है जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है उनसे हमें अपने आप को क्या करना है, अवॉइड करना है, और हमें अपने बेसिक्स की तरफ वापस जाना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ it is complete. So beta, thank you for today and meet in next video.